संस्थापक, आयुर्वेद की दवाइयों के जनक भी कह सकते हैं, कैंसर की दवाइयों के जनक, अपने आश्रम में सारी दवाइयां पैदा करते हैं, अपने आश्रम से दवाइयां देते हैं। और गरीबों के लिए खास तौर से, गरीब कोई आ गया, चौधरी साहब मालगन तो पिसा ले जा तू कोई दवाई हुई, तो वो ऐसे सहृदय, नम्रता, विनम्र दिल वाले भागीरथ चौधरी, हंसराज जी चौधरी से जानना चाहेंगे कि हंसराज जी, जब आपको लगा कि पहली बार जब ओम के आए तो आपको उस समय लगा था कि ये पेशेंट मैं ठीक कर दूंगा, क्या होगा उस समय की बात है, वहां से शुरू करें। सर उस समय मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि आपका जो परिचय हुआ था ये हुआ था कि भरतपुर में के जो मतलब राज परिवार था, राजघराना, उसके राज वैद्य थे आपके भट्ट साहब के नाना जी। तो आपने जब आयुर्वेद शब्द काम में लिया और कहा कि हम उस राज परिवार से या राज वैद्य जो परिवार है आपके नाना श्री जी थे, तो मुझे 100% मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब देखो हमारे चिकित्सक के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो रोगी का जो शरीर की जो भाषा है, वो उसके कंधे झुके हुए हैं, वो मुरझाया हुआ है, वो उदास है, तो उसमें कुछ प्रतिशत कम के चांस होते हैं, परंतु वो समझ चुका होता। दूसरी बात होती है कि अगर चूंकि आप जिला शिक्षा अधिकारी पद पे रहे, शिक्षित व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, आधुनिकता को भी देखा हुआ है आपने, और आप में सनातन संस्कृति भी है, तो दोनों का जो समावेश मैंने इनमें देखा कि मैंने जो व्यक्ति बीमारी को समझ जाता है कि मुझे ये बीमारी है, तो उसके ठीक होने में वो चीज सहायक होती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे ओम जी भट्ट साहब में जो मुझे दिखा, वो ये था कि ये दोनों पति पत्नी उस दिन भी इतने एंजॉयफुल थे। मतलब इन दोनों में जो चुगलबाजियां थी या ये दोनों की जो केमिस्ट्री जिसको कहूंगा मैं मेरी लैंग्वेज में, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो मुझे तो विश्वास था कि आप ठीक हो जाएंगे। आपको विश्वास था, फिर आपने दवाइयां शुरू की, दवाइयां शुरू के बाद ये आपसे पहली या दूसरी बार मिले, उसके बाद आपने एक बार, मुझे याद है, आपने इनके चेहरे को देख के कहा, अच्छा आज तो बड़े खिलखिला रहे हो, तो उस चेहरे को में आपने क्या पढ़ा उस समय? देखो सर, चेहरे में क्या होता है, अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो एक तो हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होता है आदमी की, और आयुर्वेद की दृष्टि से कहूँ तो ओज बढ़ा हुआ होता है, ओजस्वी दिखता है व्यक्ति। और तीसरा अगर मैं समाज की दृष्टि से कहूँ तो आदमी मतलब जिसको कहते हैं ना कि जिसकी तिजोरी में दाम होता है, तो उस सेठ के डायलॉग अलग होते हैं। उसी तरीके से जिस रोगी के शरीर में प्राण आ चुके होते हैं, प्राण से मतलब मैं ऑक्सीजन से बात कर रहा हूँ, मतलब ऑक्सीजन प्राण का सूचक, प्राण वायु कहते हैं इसको, तो जिसका ऑक्सीजन परसेंटेज अच्छा हो जाता है बॉडी का, तो वो फड़कता है। और वो जो फड़कन है, जैसे आप पहलवान को अखाड़े में देख सकते हैं, बॉर्डर पे किसी सैनिक को देख सकते हैं, तो उस समय मुझे आप अखाड़े वाले पहलवान और बॉर्डर वाले सैनिक दोनों दिख रहे थे। जब मरीज अपनी बीमारी से छुटकारा पाता है, और खासतौर से कैंसर जैसी घातक बीमारी, उससे छुटकारा पाता है, तब आपको कैसा लगता है? सब देखो, पहली बात तो मैं पत्रिका के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या मेरे YouTube के माध्यम से मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि कैंसर जानलेवा बीमारी है। हकीकत कह रहा हूं, कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं है, यह सच्चाई है। क्योंकि दुनिया में अब तक कुल 377 बीमारियां ढूंढी जा चुकी है, जिसमें से 376 बीमारियों का जो जनक है वो या तो वायरस है, या बैक्टीरिया है, या फंगस है, या निमेटोड है। यानी कि मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु होते हैं, परंतु कैंसर का तो कोई जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु है ही नहीं। तो ये तो हमें पहले से विश्वास है कि ये कैंसर तो ठीक होना ही होना है। इसमें जिन लोगों का नहीं हो पाता है, जिन लोगों का कैंसर ठीक नहीं हो पाता है, वो लोग दुर्भाग्यशाली नहीं है, वो लोग निकम्मे हैं, निकृष्ट हैं और आलसी हैं। उनके आलसीपन की वजह से वो कैंसर उनका ठीक नहीं हो पाता है। वो थक चुके होते हैं, वो हथियार डाल चुके होते हैं, और वेल बिगिन इज द हाफ डन, ये बिल्कुल अंग्रेजी की कहावत है। तो जो लोग, मैं 2 डायलॉग से आपको समझा सकता हूं। एक रोगी मेरे पास आता है, वो कहता है साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरा कहना होता है हाँ तुम ठीक हो जाओगे। और एक रोगी यह आकर कहता है क्यों साहब मैं मरूंगा तो नहीं, मुझे तो डॉक्टर ने कहा कि मैं 4 महीने का मेहमान हूं, तो फिर भी मैं उसको कहता हूं नहीं आप नहीं मरोगे, आप ठीक हो जाओगे। तो उस स्थिति में वो रोगी अगर उस चीज को आत्मसात कर लेता है तो वो जंग जीत जाता है, और वो अगर नहीं कर पाता है, इसका सबसे बड़ा फैमिली बैकग्राउंड होता है उस रोगी की पत्नी, उसकी बेटी, उसका पड़ोसी, उसका परिवार, उसके
उसका पूरा जो जिन जिन लोगों के संपर्क में आता वो सब लोग अगर पॉजिटिव है तो कोई कारण ही नहीं कि कैंसर ठीक नहीं हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं चौधरी साहब के कैंसर ठीक होने की 3 बातें आप बताएं, केवल 3, ये 3 बातें आप अपनाएं तो कैंसर मुक्त हो जाएंगे। कैंसर ठीक होने के लिए सबसे पहला जो बात है वो है आस्था। बताओ, आपकी आयुर्वेद में, आपकी नवग्रह आश्रम पे, आपको वानस्पतिक चिकित्सा पे आस्था होनी चाहिए। दूसरा परहेज, व्यक्ति यदि परहेज पूरा कर ले, मतलब जैसा कि भट्ट साहब ने किया, तो कोई कारण नहीं कि कैंसर ठीक नहीं हो। और तीसरा औषधि की पूरी मात्रा, मतलब न्यून औषधि बहुत घातक होती है। अति औषधि में तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी या लूज मोशन हो जाएगा, आपको दस्त हो जाएगी या उल्टी हो जाएगी, परंतु न्यून औषधि धीरे धीरे शरीर को निष्क्रिय कर देती है और वो शरीर उस औषधि को खाने लग जाता है। इसके तहत, क्योंकि मैं साइंस एग्रीकल्चर का व्यक्ति भी हूं, तो पीपीएम एक टर्म होती है, पार्ट पर मिलियन, तो उसके बॉडी वेट से और उसके एज के हिसाब से उतनी मेडिसिन उसको लेनी ही चाहिए जो कि भट्ट साहब ने किया, तब व्यक्ति ठीक होता है। अभी आप नवग्रह आश्रम से ही दवाइयां देते हैं, तो इन दवाइयों को आप किस तरह से बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है? सारी दवाइयों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे आयुर्वेद की दवाइयां हैं, इसमें आपका प्रोसेस प्लांट कैसा रहता है? तो ये हम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखो साहब, ऐसा है कि मेरे पास पहली बात तो ये कि यहाँ 425 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। तो वो जो औषधीय पौधे, मैं इसको मेरी भाषा में लेबोरेटरी बोलता हूँ कि मतलब मेरी ये प्रयोगशाला, ठीक। उन पौधों से किसी, हमारे इसमें आयुर्वेद में किसी पौधे का पंचांग काम में आता है, यानी कि 5 अंग काम आते हैं, जड़, तना, पत्ता, उसका पुष्प, फल, सब। कुछ के केवल पत्ते काम आते हैं, तो उन सब पत्तियों को हम तोड़वाते हैं, या किसी की जड़ है तो जड़ लेते हैं, किसी का तना काम आता है, किसी का फल, उनको हम बाकायदा सुखवाते हैं, ड्राई फॉर्म। फिर उसकी हम फ्लोराइजिंग करते हैं, पिसाई नहीं होती, इस बात पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक औषधियों की कुटाई होती है, पिसाई नहीं होती। अच्छा। तो उनकी फ्लोराइजिंग होती है, मतलब ऐसी फास्ट स्पीड की, मैंने क्योंकि मैकेनाइज प्रोसेस भी कर रखा है, तो उसमें बाकायदा उनकी कुटाई होती है। उस कुटाई के बाद में जो हमारा उसको मिश्रण का जो सिस्टम है, हमारे बाकायदा डॉक्टर्स की प्रेजेंस में, हमारे आश्रम में यहाँ 6 डॉक्टर हैं, तो उसमें हर महीने हर डॉक्टर की ड्यूटी लगती है एट रैंडम। तो वो जो औषधियां बनने का जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर के सामने ही होता है। वो आयुर्वेद के डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, मतलब आयुर्वेद के निष्णात लोग हैं, आयुर्वेद से शिक्षा ग्रहण की उन्होंने यूनिवर्सिटी से, उनकी मौजूदगी में उन्होंने एक फिक्स फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के तहत उन औषधियों का निर्माण होता है और फिर उनका मिश्रण किया जाता है। तो जो काढ़े वाली औषधियां होती उनको जो कूट रखा जाता है मोटा बरबरा, और जो औषधियां फक्की लेने की होती है या शहद के साथ या पानी के साथ, उनको वापस रिफिल्टर किया जाता है, मतलब वापस छाना जाता है। और ये बाकायदा बहुत सामान्य से तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से उनको पैकिंग कर दी जाती है। कोई हमारा विज्ञापन नहीं होता है, कोई हमारा तामझाम नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये कि पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। और एक जो प्रश्न आपने बीच में बात कही थी कि गरीबों को निःशुल्क क्यों देते हो, साहब गरीबों को निःशुल्क मरने के डर से नहीं देते हैं। गरीबों को निःशुल्क देने का एकमात्र उद्देश्य हंसराज का ये है कि इस दुनिया में जितने लोगों के पास पैसा है, जितने अमीर लोग हैं, उनको अगर अमीरी साबित करनी है तो गरीब की मदद करके देखो। गले में पासबुक लटका के कोई व्यक्ति नहीं घूमता, एटीएम कार्ड को ललाट के चिपका के कोई नहीं घूमता है, परंतु लोग बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं यार हंसराज का दिल ठीक है। साहब मेरे लिए ये बहुत बड़ा पद्मश्री है।